की शुरुआत करेंगे खबरों की और सबसे पहले बात करेंगे हरिद्वार से आ रही एक बड़ी खबर की। सामान से भरे ट्रक में लूट हुई है। हिंदुस्तान यूनिलीवर के सामान से ये लदा हुआ था ट्रक। हथियारबंद बदमाशों ने इस पूरी लूट की घटना को अंजाम दिया है। इन्होंने पहले ड्राइवर को बंधक बनाया, फिर 1.25 करोड़ रुपए का सामान जो है हरिद्वार से हरियाणा के लिए ट्रक चला था, इन्होंने लूट लिया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। पुलकित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुलकित, किस वक्त इस घटना को अंजाम दिया गया, क्या जानकारी अभी आई है सामने? देखिए, देर रात का ये मामला है। हरिद्वार के सिडकुल में हिंदुस्तान यूनिलीवर जो कंपनी है उसका एक बड़ा प्लांट है। तो यहाँ से हरियाणा के लिए एक ट्रक का जो माल से जो है लदकर चला है और उसमें 1.25 करोड़ रुपए का माल बताया जा रहा था। ड्राइवर का ये कहना है कि जैसे ही वो पतंजलि योगपीठ से आगे हाईवे की ओर जा रहा था तो कुछ बदमाशों ने गाड़ी से ओवरटेक करते हुए उसको जो है बंधक बना लिया और उसका ट्रक लेकर जो है फरार हो गए। और उसके बाद दूसरे ट्रक में सारा सामान शिफ्ट करके उसे बंधक बनाकर उसको छोड़कर चले गए। सुबह जो ड्राइवर है वो थाने पहुंचा और पूरी तरह से उसने जो है उसकी शिकायत जो है दर्ज कराई है। उसके बाद पुलिस जो है मामले की जांच कर रही है और उसके अलावा जो बदमाश जो बताया जा रहा है उनकी धरपकड़ के लिए उनकी तलाश में जुटी हुई है। जी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। उत्तराखंड में आई आपदा में प्रदेश को जान माल का काफी नुकसान हुआ। आपदा में अब तक कुल 72 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं प्रदेश में बुनियादी ढांचे को भी काफी नुकसान पहुंचा है। बड़े पैमाने पर प्रदेश की सड़कों को नुकसान पहुंचा है, जिससे यातायात भी लगभग ठप हो गया है। जगह जगह जो है वो ट्रक और वाहन फंसे हुए हैं। पहाड़ पर जरूरी सामान की सप्लाई भी प्रभावित हुई है। बारिश की वजह से प्रदेश में 554 सड़कें मलबा और लैंडस्लाइड की वजह से बंद हो गई है, जिसमें से महज 75 सड़कें ही अब तक खोली जा सकी हैं। सड़कें खराब होने से करीब 2,500 करोड़ का नुकसान भी हुआ है और अब इनका काम चलाऊ तौर पर ठीक करने की अब एक कोशिश हो रही है और करीब 149 करोड़ रुपए की रकम चाहिए। इस मामले में पीडब्ल्यूडी मंत्री सतपाल महाराज ने समीक्षा बैठक की है। सड़कों को जल्द से जल्द खोलने के निर्देश भी दिए हैं उन्होंने। नैनीताल, उधम सिंह नगर, चंपावत, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और हरिद्वार में अकेले सिंचाई विभाग को 72 करोड़ का नुकसान पहुंचा है। तराई क्षेत्र खटीमा की बात करेंगे। बारिश ने फसलों को नुकसान पहुंचाया। बारिश का पानी खेतों में भर गया, जिससे किसान मायूस है। पूरी फसल बर्बाद हो गई। अब किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की। सब किसान सब पट हो गए। किसानों की जो खसानी थी वो घुस गई है। 3 दिन बरसात ने हमारा नुकसान बहुत कर दिया। जो धान कटे थे वो भी बीक के बेकार हो गए। फसलों के ऊपर से पानी चल रहा है। लगभग 40% अभी फसल कटी थी और 60% इस समय फसल बाकी थी हमारी कटने वाली। और आप देख सकते हैं कि वो फसल बिल्कुल इस समय पानी में डूबी हुई है। टिहरी में आबकारी विभाग ने 30 पेटी अवैध शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। अवैध शराब उत्तरकाशी रूट पर सियासू के पास बोलेरो कैंपर वाहन से बरामद हुई है, जिसे छिपा कर लाया जा रहा था। विभाग ने वाहन सीज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एक बोलेरो पकड़ी गई है, बोलेरो कैंपर UK14 TA0956, जिसमें 30 पेटी अंग्रेजी शराब सोलमेट प्रीमियम विस्की के हैं, इसमें पकड़ा गया है। रुड़की को अब जल्द ही जाम की समस्या से निजात मिल सकती है। यहां पर पुरानी तहसील स्थित पड़ाव में 14 करोड़ की लागत से मल्टी स्टोरी पार्किंग बनाई जा रही है। इसका अधिकारियों ने निरीक्षण भी किया। अधिकारियों का कहना है कि इससे लोगों को जाम की समस्या से निजात मिलेगी। देखिए, रुड़की में वास्तव में क्योंकि जो पुराना रुड़की था, जो पुराना बाज़ार है वो कंजेस्टेड है, वहाँ पर उतनी चौड़ी सड़कें नहीं हैं, तो जाम की समस्या हो जाती है यदि आदमी 4 व्हीलर से वहाँ तक जाता है। तो कोशिश ये की जा रही है कि उस बाज़ार के आसपास दोनों तीनों कोनों पर पार्किंग हो। तो सबसे पहली पार्किंग जो है वो मल्टी स्टोरी पार्किंग की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री घोषणा के तहत है। 2018-19 में उन्होंने घोषणा की थी। टिहरी झील की बात करेंगे। फेरी बोट मालिकों ने पेमेंट नहीं होने पर सोमवार से बोट संचालन ठप करने की चेतावनी दी। टिहरी डैम की झील के निर्माण के बाद झील से सटे गांवों के लोगों के आने जाने के लिए टिहरी झील में फेरी बोट का संचालन किया जाता है और THDC द्वारा इसके लिए पुनर्वास विभाग को पैसा दिया जाता है। फेरी बोट मालिकों का कहना है कि करीब 4.5 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। पुनर्वास विभाग के अधिकारी पेमेंट को लेकर THDC से पत्राचार करने की बात कर रहे हैं, यानी कि लेटर लिखने की बातें कर रहे हैं। 4 साढ़े 4 महीने हुए हैं और अभी हमारा पेमेंट नहीं हो पाया है।
पिछली बार भी उन्होंने हमें ऐसे ही किया था, फिर हमें फेरी बोट बंद करनी पड़ी थी, फिर उन्होंने पेमेंट किया, जिससे हमारे ऑपरेटरों को, हमारे जो पेट्रोल पंप को बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है। और अगर सोमवार तक अगर पेमेंट नहीं करते तो हम फेरी बोट पूरी तरह बंद कर देंगे सब। ये जो TIDC ने जो बस और फेरी बोट उसके लिए फेरी बोट के लिए 206.1 का धनराशि रौला कोर्ट में समायोजित करने के लिए दिया था ना पत्र, तो उसमें हमारे पास रौला कोर्ट में केवल 60 लाख रुपए ही है, तो इसलिए उनको 8443 कनेक्टिविटी बस और उसमें के अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर बसों का संचालन हेतु अलग से धन की मांग के लिए पत्र लिखा गया। टिहरी डैम विस्थापित लोग भूमि का कब्जा दिलाने की मांग को लेकर पुनर्वास विभाग में भटकने को मजबूर हैं, लेकिन अधिकारियों द्वारा उनकी अनदेखी की जा रही है। 2010 में टिहरी डैम विस्थापित 17 परिवारों को हरिद्वार शिवालिक नगर में भूमि आवंटित की गई थी, लेकिन आज तक कब्जा नहीं मिल पाने से विस्थापित पुनर्वास विभाग के चक्कर काटने को मजबूर हैं। विस्थापितों का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद उन्हें आज तक कब्जा नहीं मिल पाया, जिससे वो परेशान है। मामले में पुनर्वास विभाग के अधिकारी हरिद्वार DM से बात करने की बात कर रहे हैं। टिहरी बांध विस्थापितों को शिवालिक नगर हरिद्वार में 2010 में 17 पात्र विस्थापितों को भूमि आवंटित की गई थी, जिस भूमि का आज 11 वर्ष होने के बाद भी जो है अभी तक मौके पर उनको कब्जा नहीं दिया गया है। जिनको ये कब्जा मिलने की प्रॉब्लम है, इसमें हम लोग एक बार लोअर कोर्ट से जीते भी थे और पुनः, लेकिन वो लोग हायर कोर्ट में जाने की वजह से हमारा वो स्टे हो गया मामला, और इसकी DM हरिद्वार द्वारा एक बार दोबारा नाप कराई गई थी, जिसकी वजह से ये हुआ कि 451 की जो स्थिति वर्तमान में है इससे कहीं भिन्न है, वो नहीं है। कोरोना काल में अपनों को खो चुके बच्चों के साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए महेंद्र राणा मसीहा बनकर सामने आए। द्वारीखाल ब्लॉक प्रमुख महेंद्र राणा अब तक यमकेश्वर विधानसभा इलाके से 1200 बच्चों को गोद ले चुके हैं, जिनकी पूरी पढ़ाई का खर्चा वो उठाएंगे। बच्चों की स्कूल फीस से लेकर ड्रेस और किताबों तक की जिम्मेदारी उन्होंने उठाई है। महेंद्र राणा ने इसके लिए बाकायदा शिक्षा विभाग से भी ऐसे बच्चों के नाम मांगे हैं जिनके परिवार की माली हालत ठीक नहीं। वो बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, उनको फीस में दिक्कत हो रही है, उनको एजुकेशन में दिक्कत आ रही है, तो मैंने तब जिला शिक्षा अधिकारी जी को पत्र लिखा और पहले द्वारीखाल से ही शुरू किया था। मैंने द्वारीखाल में 350 बच्चों की लिस्ट आई, फिर यमकेश्वर ब्लॉक में 450 बच्चों की लिस्ट आई और पूरी विधानसभा में 1200 बच्चे करीबन हो रहे हैं। 1200 बच्चे मैंने गोद लिए हैं। अल्मोड़ा जिले में दर्जनों स्थानों पर गुलदार का आतंक जो है वो देखा जा रहा है। सितला खेत के पास शाम ढलते ही घरों तक गुलदार पहुंच रहे हैं। सड़क किनारे बैठे गुलदार को लोगों ने अपने मोबाइल में कैद किया। काफी देर तक गुलदार सड़क के किनारे ही बैठा रहा और वाहनों की आवाजाही के बाद भी नहीं भागा। बिल्कुल बैठ गया हो तो बैठे रहते। अच्छा वीडियो बाहर मत जाना, शीशे चढ़ा रखे हैं और शीशों में मार देना, हाथ शीशो तोड़ दे। हाँ, पंजा जोरदार था इसके। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत पिछले दिनों अपने बयान की वजह से चर्चा में थे। उन्होंने कहा था कि हरीश रावत उनके बड़े भाई हैं और वो उनसे माफी मांगते हैं। न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में हरक सिंह ने बताया कि लोगों ने उनके बयान का अनर्थ कर दिया। हरक सिंह रावत ने कहा कि हरीश भाई ने जो कहा उससे उन्हें थोड़ी सी भी नाराजगी थी, लेकिन राजनीति में हर व्यक्ति की महत्वाकांक्षाएं होती है, इसमें कोई दो राय नहीं। बयान आया अभी एक हरीश रावत जी को लेकर, जो कांग्रेस के नेता हैं, आपने उनसे कहा कि मैं माफी मांगता हूँ, क्या मतलब है उसका, ऐसा आपने क्यों कहा? देखिए, उसका बिल्कुल लोगों ने अर्थ का अनर्थ कर दिया। फिर हरीश भाई ने कहा कि हमें माफ़ी मांगनी चाहिए, फिर हरीश भाई ने कहा कि हम अपराधी हैं। और सबसे बड़ी बात जो हरीश भाई ने कहा, उस बात को लेकर मुझे थोड़ा सा नाराज़गी थी कि जो व्यक्ति पैसे के लिए गया पार्टी कांग्रेस से भाजपा में, उसको तो मैं माफ़ कर दूंगा, जो दबाव में गया उसको भी मैं माफ़ कर दूंगा, लेकिन जो महत्वाकांक्षा के लिए गया मैं उसको माफ़ नहीं करूंगा। जबकि राजनीति में तो क्या इसका मतलब समझा जाए कि आप उनको आप कंपटीशन की तरह लगते हैं? अब मुझे नहीं मालूम, लेकिन फिर मुझे लगा कि ये फिर मैंने जब इस बात का खंडन किया कि हरीश भाई को, भाई महत्वाकांक्षा के लिए कोई भी जाता है, हम लोग राजनीति में हैं और ये भी महत्वाकांक्षा है। बात तो ठीक ही है, महत्वाकांक्षा के लिए ही जाते हैं। हरक सिंह रावत से तीखे सवाल और उनके बेबाक जवाब का पूरा इंटरव्यू आप देख सकते हैं आज शाम 6:26 पर सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में पहले इंटरनेट एक्सचेंज को मंजूरी मिल गई है और 1 नवंबर को देहरादून में इसका उद्घाटन होगा।
कुछ दिन पहले राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर से राज्य के हर जिले में एक इंटरनेट एक्सचेंज लगाने की मांग की थी और अनिल बलूनी की इस मांग को केंद्र सरकार ने मान लिया। 1 नवंबर को मंत्री राजीव चंद्रशेखर देहरादून में राज्य के पहले इंटरनेट एक्सचेंज का उद्घाटन भी करेंगे। बलूनी का कहना है कि आगे कोशिश होगी कि हर जिले में इंटरनेट एक्सचेंज लगाया जाए जिससे राज्य में इंटरनेट की स्पीड बढ़ाई जा सके। आगामी 1 नवंबर को उत्तराखंड के अंदर पहला इंटरनेट एक्सचेंज का उद्घाटन किया जाने वाला है। आप लोगों को ध्यान होगा कि पिछले दिनों मैंने सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर जी से मांग की थी कि उत्तराखंड के हर जनपद में एक इंटरनेट एक्सचेंज लगाया जाना चाहिए। इंटरनेट एक्सचेंज लगने से इंटरनेट की गति में काफ़ी तेजी आती है। पहले प्रयोग के तौर पर उत्तराखंड में देहरादून में 1 नवंबर को इसका उद्घाटन होने जा रहा है। हम लोगों का प्रयास है कि आने वाले समय में उत्तराखंड के तमाम जिलों में हर जनपद में इंटरनेट एक्सचेंज लगे जिससे कि उत्तराखंड जो संचार क्रांति है उसका लाभ ले सके। 2013 की आपदा में केदारनाथ में भारी तबाही मची थी और आदिगुरु शंकराचार्य की प्राचीन समाधि भी पूरी तरह से बह गई थी। इसके बाद आदिगुरु शंकराचार्य की भव्य समाधि का पुनर्निर्माण काम चल रहा है जो इस महीने के आखिर तक पूरा हो जाएगा। 8वीं शताब्दी में हिंदू धर्म पुनर्स्थापित करने वाले भारत के महान दार्शनिक और धर्म प्रवर्तक आदिगुरु शंकराचार्य ने पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोकर 4 धाम यात्रा की शुरुआत की थी। शंकराचार्य ने बाकी दुनिया को हिंदू धर्म के 4 धामों और केदारनाथ से रूबरू करवाया। केदारनाथ से आदिगुरु शंकराचार्य का गहरा नाता रहा है। उन्होंने जहां प्राचीन केदारनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया, वहीं आदिगुरु शंकराचार्य ने ही दुनिया भर में हिंदू धर्म की पताका फहराने के बाद बाबा केदारनाथ की शरण में आए और केदारनाथ मंदिर के पास ही 831 में 32 साल की उम्र में समाधि ले ली। के उत्पत्ति काल के प्रारंभ से ही विश्व का प्रथम आध्यात्मिक केंद्र रहा है, तो इतना प्राचीन होने के कारण शिव ने इसी धाम को अपने अवतरण के लिए चुना और अपने सूक्ष्म शरीर को त्यागने के लिए भी इसी धाम को उन्होंने चयनित किया। साल 2013 की आपदा में शंकराचार्य की प्राचीन समाधि स्थल भी जल प्रलय में तबाह हो गई। पीएम मोदी ने शंकराचार्य समाधि स्थल को अपने ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल किया, जिसके बाद यहाँ काम तेजी से हो रहा है। केदारनाथ मंदिर के पीछे बाईं तरफ दिव्य शिला के पास समाधि स्थल का पुनर्निर्माण चल रहा है। मंदिर से समाधि स्थल जाने के लिए 3.5 मीटर चौड़ा और 48 मीटर लंबा भूमिगत रास्ता होगा। इसके बाद 36 मीटर गोलाकार क्षेत्र में समाधि स्थल का पुनर्निर्माण किया जा रहा है, जिसकी गहराई 6 मीटर है। प्रवेश और निकासी के लिए अलग अलग रास्ते बनाए जा रहे हैं। वहीं दूसरे चरण में यहाँ संग्रहालय का निर्माण भी किया जाएगा। शंकराचार्य जी की मूर्ति जो है यहाँ आ चुकी है, मैसूर से आई है और वो उसको इंस्टॉल कर रहे हैं, इरेक्शन कर रहे हैं हम लोग। वो 12 से 12.5 फीट ऊंची रहेगी और 8 फीट कॉलम के ऊपर है वो, और फिर वो अंदर दर्शन करके लोग फिर वो उसी स्पाइरल से बाहर निकलेंगे। और ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं पूरा मशीनें वगैरह जो लगे, यहाँ लैंडस्केपिंग रहेगा और एक गार्डन वगैरह बनेंगे, फुटपाथ बनेंगे। दुनिया भर में फैले आदिगुरु शंकराचार्य के अनुयायियों को समाधि स्थल के पुनर्निर्माण का इंतजार है और पुनर्निर्माण कार्य को देखते हुए ये उम्मीद की जा सकती है कि इस साल यात्रा के खत्म होने से पहले आदिगुरु शंकराचार्य की समाधि स्थल के दर्शन भक्त केदारनाथ धाम में कर सकेंगे। केदारनाथ धाम के कपाट बंद होंगे, उस समय पर उन्हें आदिगुरु शंकराचार्य की समाधि के दर्शन का मौका मिल सकता है। आदिगुरु शंकराचार्य की मूर्ति भी केदारनाथ पहुंच चुकी है और जल्द ही समाधि स्थल पर आदिगुरु शंकराचार्य की मूर्ति को स्थापित किया जाएगा। उत्तराखंड के ढोल दमाऊ पर सियासत शुरू हो गई है। सरकार ढोल सागर परंपरा को बचाए रखने की बात कर रही है और पहल मुख्यमंत्री खुद कर रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि दलित नेता यशपाल आर्य के जाने से हुए नुकसान की भरपाई के लिए दरअसल बीजेपी ऐसा कर रही है। उत्तराखंड में ढोल दमाओं की परंपरा और संस्कृति खत्म न हो जाए, इसे बचाने के लिए जागर सम्राट प्रीतम भरतवाण ने एक संस्थान भी खोला है और देहरादून के रेंजर्स ग्राउंड में प्रोग्राम का आयोजन किया। रविवार को इस प्रोग्राम में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी भी पहुंचेंगे। अब लोक कलाकार मानते हैं कि सरकार की अच्छी पहल है और ढोल दमाओ बचे रहें, ये उसी की एक कोशिश है। हमारे लोक वाद्यों को
सही तरह से जागर, मांगल, पवाड़े, हमारे गीत, इन चीज़ों को कैसे गाया जाए, कैसे बजाया जाए, उस उद्देश्य से ये सब कार्यक्रम है। और शुरुआती ये है कि कलाकारों को सामाजिक प्रतिष्ठा मिले, मान सम्मान मिले। जिस भय हम सब लोगों को आज से पहले हुआ करता था कि ये एक दिन ये ढोल गायब हो जाएगा, अंतर्धान हो जाएगा हमारे पहाड़ों से, लेकिन अब धीरे धीरे करके कुछ उम्मीद बन रही है कि ये ढोल जीवित रहेगा शायद। ढोल सागर परंपरा से पहाड़ में दलित जाति के लोग जुड़े रहे हैं और कांग्रेस इसमें दलित पॉलिटिक्स दिख रही है। कांग्रेस इसे दलित नेता यशपाल आर्य के नुकसान की भरपाई बता रही है, तो बीजेपी परंपरा को बचाने की दुहाई दे रही है। आप पूरा रिकॉर्ड उठा के दे सकते हैं, लेकिन अब क्योंकि वोट चाहिए, अनुसूचित जाति को आकर्षित करना है और यशपाल आर्य जैसे दिग्गज नेता उनकी पार्टी छोड़ करके कांग्रेस में वापस आ गए हैं, तो कैसे उसको न्यूट्रलाइज करें असर को। तो अब ढोल बाजा, ढोल सागर, ढोल की याद आ रही है। आपने उनकी तमाम कल्याणकारी योजनाएं बंद कर दी, आपने उनकी पेंशन। उत्तराखंड में करीब 19% दलित वोट है और ऐसे में चुनाव से पहले ढोल की थाप के जरिए ही सही बीजेपी दलित वोट को साधने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहती। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।